बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों आज जो है वो हम लोग पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। और ये सामने रखते हैं ना स्क्रीन का। आज हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट के ना एमसीक्यूज करना है। और ये जो एमसीक्यूज हैं ये सीए की बुक है। और उसी बुक से हम लोग कोशिश करेंगे कि एमसीक्यूज करेंगे सारे के सारे। तकरीबन 39 एमसीक्यूज हैं। और आज की क्लास में हम लोगों ने कोशिश करनी है कि 39 एमसीक्यूज को कवर अप करना है। फिर एक दो सवालात हम कल की क्लास में या परसों की क्लास में एक दो क्लासेस के अंदर करके कैश फ्लो स्टेटमेंट को जो है वो कवर अप करेंगे। ठीक है। तो टोटल हमारे पास 39 एमसीक्यू है। स्टार्ट करते हैं। सब रेडी हैं? स्टार्ट करें। मैसेज करें मुझे अगर रेडी है तो सारे के सारे फिर हम स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। क्लास को हम अपनी कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट करें। स्टार्ट करें भाई, सारे बच्चे रेडी हैं? गुड हो गया। चले भाई स्टार्ट करें। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 1 जो है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। अच्छा, इसका सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि मैं यहीं पर ही जूम पे सॉल्व कर रहा हूँ। और आप लोग ना हाथ के हाथ जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही होगी उसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि फारिया लिमिटेड इज इन्वॉल्व, बल्कि सोल्यूशन जो है ना वो आपको इसी बुक के अंदर नीचे हर एमसीक्यू का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि फारिया लिमिटेड इज इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ फर्नीचर। अब ये फर्नीचर का बिजनेस करते हैं। एट 1 Jan 2018 द कंपनी इशूड शेयर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ 50,000 रुपीज वन शेयर। अच्छा, कंपनी ने जो है वो शेयर इशू किए और एक शेयर जो है वो 1 रुपए का था जो है वो उन्होंने आपको बताया। और फिर वो कह रहे हैं कि इनका जो शेयर कैपिटल है वो कंसिस्ट है 50,000 शेयर्स पे। मतलब अब तक जो है ये शेयर्स इशू कर चुके हैं, वो 50,000 शेयर्स इशू कर चुके हैं और एक शेयर इनका जो है वो कितने का, 1 रुपए। फिर कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर 2018 कंपनी हैज मेड अ बोनस इशू ऑफ 5 फॉर 1 फॉर 5 शेयर। अब वो कह रहे हैं कि आपको ये 5 के बदले में एक शेयर जो है वो बोनस शेयर जो है वो इशू कर रहे हैं। What is impact of bonus issue on the cash flow of the business? वो कह रहे हैं कि बताओ कि बोनस शेयर जो आपने इशू किए हैं इसका इम्पैक्ट जो है वो कैश फ्लो के अंदर क्या आएगा। एक बात याद रखिएगा, जब भी बोनस शेयर इशू किए जाते हैं उससे ही ना ही आपका कैश का इनफ्लो होता है ना ही आपका कैश का आउटफ्लो होता है, मतलब कि नो इम्पैक्ट। कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता। दो तरह का डिविडेंड होता है। एक होता है कैश डिविडेंड और एक होता है बोनस शेयर इशू करना, जैसे कि यहाँ पर इशू कर रहे हैं। मैं लिख देता हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को याद रहे कि डिविडेंड जो है वो बच्चों दो तरह का होता है। एक होता है आपके पास कैश डिविडेंड। अगर कैश डिविडेंड का आप लोगों को याद होगा हम उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाकर के लेस करते हैं। और एक होता है आपके पास बोनस शेयर इशू करना। अच्छा, बोनस शेयर्स इशू जब किए जाते हैं ना तो शेयर होल्डर्स को नए शेयर्स दे दिए जाते हैं। तो इससे जो है वो आपका इम्पैक्ट कैश का कुछ नहीं होता क्योंकि कुछ भी नहीं आ रहा होता। शेयर आपको शेयर होल्डर, जैसे कि कंपनी को अगर कैश देना है तो कंपनी अगर कैश के अंदर शॉर्ट होती है तो कंपनी बोनस शेयर जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को देगी ताकि कैश का आउटफ्लो ना हो। कैश डिविडेंड में तो ये होगा कि शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर जितने भी शेयर होल्डर के अकाउंट होंगे उनके अकाउंट के अंदर आपको पैसे भेजने पड़ेंगे इन द शेप ऑफ कैश। तो वहां पर आपका कैश डिविडेंड के अंदर कैश का आउटफ्लो हो रहा होगा। बोनस शेयर के अंदर आपका कोई आउटफ्लो नहीं होता कैश का, सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स के पास शेयर आ जाते हैं। तो याद रखिएगा जब भी इम्पैक्ट होगा बोनस शेयर्स का तो बोनस शेयर्स का कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो ट्रांजेक्शन जो एमसीक्यूज होंगे वो उसमें सी जो है वो नो इम्पैक्ट, ये आंसर आपका होगा। ठीक है, बोनस शेयर से कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा। एक नई चीज है, मतलब नई चीज तो नहीं है, पुरानी चीज है, लेकिन आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखो, हमेशा याद रखना आप लोगों ने जो कल हम लोगों ने कुछ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स की थी उसके अंदर शेयर कैपिटल आ रहा है। और वो शेयर कैपिटल का इंक्रीज जो है हम लेकर जाते थे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। जैसे कि लेट सपोज अगर हम बात करते हैं 2018 की, 2018 में हमारा कैश शेयर कैपिटल है, सपोज कर लो कि 2 लाख। और फिर 2019 में हमारा शेयर कैपिटल है 2,50,000। तो हम कहते हैं ये हमारा क्या, शेयर कैपिटल।
तो हम यहाँ पे कहते थे कि शेयर कैपिटल हमारा इंक्रीज हुआ 2 लाख से कितना हो गया, 2,50,000 हो गया। इंक्रीज आ रहा है, कितना इंक्रीज आ रहा है, 50,000 से इंक्रीज आ रहा है। ठीक है। इस 50,000 के इंक्रीज को हम अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लेकर जा करके ऐड करवा दिया करते थे इश्यू ऑफ शेयर्स के नाम। सब बच्चों को याद होगा, इश्यू ऑफ शेयर्स हम लिखते थे और हम उसको क्या करवा दिया करते थे, ऐड करवा दिया करते थे, क्योंकि हम ये एज्यूम करते थे कि हमारा शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ है, इट मींस कि हमने नए शेयर्स इश्यू किए मार्केट। अब जब आपने नए शेयर्स मार्केट के अंदर इशू किए होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास कैश का इनफ्लो हुआ होगा, तभी आप इसको क्या करवाते हो, ऐड करवाते हो। लेट सपोज अगर ऐसा होता कि शेयर कैपिटल आपका इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, और आपने बोनस शेयर्स इशू किए, आपने बोनस शेयर्स इशू किए होते, और बोनस शेयर सपोज कर लो आपने 50,000 के ही बोनस शेयर्स जो है वो इशू किए होते, तो ऑब्वियस सी बात है कि सर जब हम बोनस शेयर्स इशू करेंगे तब भी हमारा शेयर कैपिटल इंक्रीज करेगा। और जब हमारा शेयर कैपिटल इंक्रीज कर रहा है तो ऐसी सिचुएशन में कैश का इनफ्लो नहीं हो रहा, क्योंकि बोनस शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। तो अगर बोनस शेयर्स इशू हो और ऊपर शेयर कैपिटल आपका इंक्रीज हो रहा हो, तो उस इंपैक्ट को आप अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर नहीं दिखाओ, ये याद रखिएगा। क्योंकि जब बोनस शेयर्स इशू होते हैं तब भी हमारा शेयर कैपिटल क्या होता है, इंक्रीज होता है, और ऐसी सिचुएशन के अंदर ना ही कैश का इनफ्लो होता है और ना ही कैश का आउटफ्लो होता है, ना कैश आता है ना कैश जाता है, सिर्फ शेयर इशू कर दिए जाते हैं शेयर होल्डर्स को। तो ये जो इंक्रीज होता है शेयर कैपिटल का, इस इंक्रीज को भी हम अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर नहीं दिखाते, नहीं शो करते। ठीक है। तो एक नजर अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसी सिचुएशन आ रही हो, जैसे अभी मैंने सिनेरियो क्रिएट किया है कि शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है और साथ साथ वो आपको ये भी बता रहे हैं कि आपने बोनस शेयर्स इशू किए, तो एक नजर देख लेना कि शेयर कैपिटल जो है वो कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना फ्लक्चुएट हो रहा है। जितना इंक्रीज हो रहा है फिर उस अमाउंट को आप कंपेयर कर लेना अपने बोनस शेयर्स के साथ। अगर तो उतने ही अमाउंट का आपने बोनस शेयर इशू किया हुआ है तो फिर आप उसको अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर नहीं शो करोगे। लेट सपोज अगर सर हमने बोनस शेयर 50,000 नहीं, बल्कि हमने बोनस शेयर 40,000 के इशू किए होते, 50,000 का हमारा जो है वो इंक्रीज आ रहा है और 40,000 के हमने बोनस शेयर्स इशू किए, तो इसके अंदर आप क्या करते हैं, इस बोनस शेयर्स को, ये जो आपका फ्लक्चुएट हो रहा है शेयर कैपिटल, इसमें से माइनस करके आपके पास अमाउंट आता है 10,000 का। इस 10,000 को आप इशू ऑफ शेयर्स के अंदर रिफ्लेक्ट करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये बात क्लियर हो गई। तो अक्सर का स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर जाते हैं कि शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर देते हैं, तो इंक्रीज करके वो इश्यू ऑफ शेयर्स में ले जाते हैं। तो एक नजर बस ये देख लेना कहीं पे बोनस शेयर तो नहीं इशू हुए हुए। अगर तो बोनस शेयर इशू हुए हुए तो आप अपने शेयर कैपिटल के जो इंक्रीज होगा उसमें से माइनस करो। माइनस करने के बाद जो अमाउंट बच रही होगी उस अमाउंट को अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लेके जाओगे, अदरवाइज नहीं लेकर जाओगे। तो बहरहाल ये वाली एमसीक्यूज क्लियर होगी, आगे चले। एमसीक्यू नंबर 1 क्लियर है। ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 2। एमसीक्यूज नंबर 2 में कह रहे हैं कि अ कंपनी हैज इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹40,000। कंपनी ने लॉस किया है, कितना लॉस किया, 40,000 का। ठीक है जी। 40,000 का कंपनी क्या कर रही है, लॉस कर रही है ड्यूरिंग द ईयर 2018, 2018 में। हाउएवर द बैलेंस इन द बैंक अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर इज मोर देन द बैलेंस एट स्टार्ट ऑफ द ईयर। वो कह रहे हैं कि लेकिन हो ये रहा है कि हमारे पास जो बैलेंस है कैश का, जो ओपनिंग बैलेंस था और जो एंडिंग बैलेंस है, आपका जो ओपनिंग बैलेंस है वो कम है और एंडिंग बैलेंस जो है वो आपका ज्यादा है, मोर देन द एट स्टार्ट ऑफ द ईयर। मतलब लेट सपोज आपका जो है वो, अगर ओपनिंग बैलेंस जो है वो सपोज कर लेते हैं कैश की बात हो, कैश का ओपनिंग बैलेंस वो आपको बता रहे हैं सपोज करो 10,000 है, और जो आपका एंडिंग जो है वो कैश का वो है 15,000। तो इसका मतलब ये है
कि यहाँ पर जो हमारा कैश का ओपनिंग जो है वो कम है और एंडिंग जो है वो ज्यादा है, यही बात वो आपको बता रहे हैं। द बैलेंस इन द बैंक अकाउंट ऑफ द एट द एंड ऑफ द ईयर इज मोर देन द बैलेंस एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। और इस साल आपको हुआ है लॉस कितना, 40,000 से। व्हाट डज इट मीन्स, कह रहे हैं कि इसका मतलब बताओ कि क्या होगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। नीचे आपको आंसर्स दे रहे हैं कि कंपनी हैज अलाउ अ लॉन्गर क्रेडिट पीरियड टू द क्रेडिट कस्टमर, कंपनी हैज परचेज मोर स्टॉक, कंपनी हैज मेड अ राइट इशू ड्यूरिंग द ईयर, कंपनी हैज परचेज फिक्स एसेट ड्यूरिंग द ईयर। अब यहाँ पे देखो, आपका कैश का जो बैलेंस है वो शुरू में 10,000 था, बाद में 15,000 हो गया, सपोज कर लेते हैं। तो कैश इंक्रीज हो रहा है, तो कैश इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब कैश का इनफ्लो हुआ होगा, आउटफ्लो नहीं हुआ होगा। तो अब इन तीनों ट्रांजेक्शन के अंदर अगर हम कंपेयर करें तो तीनों ट्रांजेक्शन में कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसके अंदर कैश का इनफ्लो हो रहा होगा? नहीं। जैसे कि ए में वो कह रही कंपनी हैज अलाउ अ लॉन्गर क्रेडिट पीरियड, लॉन्गर क्रेडिट पीरियड अपने कस्टमर्स को दिया है, तो इसका मतलब कैश का यहाँ पे इनफ्लो नहीं हुआ होगा। आपने अपने कस्टमर को उधार का जो है वो टाइम पीरियड बढ़ा दिया, कस्टमर ने आपको पैसे ही नहीं दिए होंगे। अच्छा, कंपनी हैज परचेज मोर स्टॉक, कंपनी ने स्टॉक परचेज किया है। जब कंपनी ने स्टॉक परचेज किया होगा तो कैश का इनफ्लो नहीं, कैश का तो आउटफ्लो हुआ होगा। तो आपका एंडिंग बैलेंस कम होना चाहिए, यहाँ पे तो एंडिंग बैलेंस ज्यादा आ रहा है। सी में कह रहे हैं कि कंपनी हैज मेड अ राइट इशू फॉर द ईयर, कंपनी ने शेयर्स इशू किए। अब जब कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास कैश का इनफ्लो हुआ होगा, जिसकी वजह से हमारा एंडिंग बैलेंस जो है वो हमारे ओपनिंग बैलेंस से ज्यादा हुआ होगा। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, लॉस हो हमें या प्रॉफिट हो, वो उसका कोई कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कोई इतना इम्पैक्ट नहीं होता। लॉस हो या प्रॉफिट हो वो एक अलग चीज है, क्योंकि उसमें तो हम अपने ऐसे एक्सपेंसेस को भी लेकर जा रहे होते हैं जिनकी हमने पेमेंट नहीं की होती। तो ये जो ए बी और डी जितनी भी तीनों की तीनों ट्रांजेक्शन थी, इसके अंदर कैश का आउटफ्लो हो रहा है, कैश जा रहा है हमारे पास। और जो सी ट्रांजेक्शन है इसमें कैश हमारे पास आ रहा है। और जब कैश आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो एंडिंग बैलेंस होगा वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि कैश आया है। तो ये ट्रांजेक्शन नंबर 2 जो है वो हमारे पास जस्टिफाई करेगी। सॉरी, ट्रांजेक्शन नंबर सी। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? आगे चलें। हाँ, ये अब आ गई कैलकुलेशन वाली चीज। एमसीक्यूज नंबर एमसीक्यूज नंबर 1 रिपीट कर दो। एमसीक्यू नंबर 1 रिपीट कर दो। एमसीक्यू नंबर 1 में वो आपसे कह रहे थे कि आपने जो है वो बोनस शेयर इशू किए हैं, तो बोनस शेयर इशू करने पर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट पे कोई इंपैक्ट आता है? मैंने बोला नहीं, कोई इंपैक्ट नहीं आता, क्योंकि बोनस शेयर्स आप शेयर होल्डर को इशू करते हो, इससे आपके कैश के ऊपर कोई जो है वो इंपैक्ट नहीं आ रहा होता, क्योंकि खाली आप शेयर इशू कर देते हो। तो जब भी बोनस शेयर इशू किए जाते हैं उसका कोई इंपैक्ट नहीं होता। अब आ जाओ एमसीक्यूज नंबर 3 पे। एमसीक्यूज नंबर 3 पे आपको बता रहे हैं कि द कंपनी हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। शेयर कैपिटल जो है वो कंपनी का 2017 में 1 लाख था, फिर उसके बाद हो गया 1,10,000, 10,000 से इंक्रीज कर दिया। शेयर प्रीमियम भी कंपनी का जो है वो 40,000 से क्या हो गया, 30,000 हो गया। शेयर प्रीमियम डिक्रीज हुआ 10,000 से, और शेयर कैपिटल जो है वो आपका क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ। ठीक है, अ बोनस इशू ऑफ वन फॉर एवरी 10 शेयर्स हेल्ड हैज मेड हैज बीन मेड ड्यूरिंग द ईयर। वो कह रहे हैं कि हमने बोनस शेयर्स इशू किए और 10 शेयर के बदले में हमने एक शेयर जो है वो इशू किया। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट टू बी रिपोर्टेड इन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज फॉर द ईयर 2018। कह रहे हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या अमाउंट जो है वो शो होगा बोनस का। तो थर्ड में मेरे ख्याल में क्या होगा, जीरो, क्योंकि बोनस शेयर इशू किए। बोनस शेयर में जीरो अमाउंट जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, अभी हमने एमसीक्यूज नंबर 1 भी यही पढ़ा था कि कोई इंपैक्ट नहीं आता, तो बाकी सारी चीजें यूजलेस है। अब यहाँ पर भी देखो, जैसे जो बात मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि आपका शुरू का जो कैपिटल था, शेयर कैपिटल वो कितना था, 1 लाख। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि आपके
10 शेयर्स के बदले में आप कितने शेयर्स दे रहे हो? एक शेयर दे रहे हो। इंक्रीज आ रहा है, और कितने से आ रहा है? 10,000 से आपका इंक्रीज आ रहा है। 1 लाख का आपका सपोज कर लो कैपिटल है, और नॉर्मली जो शेयर की जो वैल्यू होती है वो 10 रुपीज होती है। तो आपके कितने शेयर्स होंगे? 10,000 शेयर्स होंगे। और 10,000 को आप डिवाइड करो 10 से, क्योंकि 10 शेयर्स के बदले में कितने दे रहे हो? एक शेयर दे रहे हो। तो आपने 1,000 नए शेयर्स इशू किए, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 है। तो कितना अमाउंट आएगा? 10,000 का अमाउंट। तो ये जो आपका अमाउंट इंक्रीज कर रहा है वो 10,000 का ही इंक्रीज कर रहा है। तो आपने बोनस शेयर इशू। बहरहाल इसकी कोई जरूरत नहीं थी करने की। बात आ रही है बोनस शेयर्स की, और बोनस शेयर्स का कोई कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आता। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। अब फोर में आ जाओ, फोर में आपको क्या बता रहा है? अच्छा जी, फोर में आपको बता रहे हैं कि फोर में आपको बता रहे हैं अ कंपनी हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग बैलेंसेस। कंपनी ने आपको कुछ बैलेंसेस प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि नॉन करंट एसेट जो है वो इनका 2 दिसंबर 31 2018 में 1,25,000 है। और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो ओपनिंग का है जनवरी 1 बता रहे हैं 2018 का कितना है? 25,000। अच्छा, और जो आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन December 31 2018 यानी कि एंडिंग का जो आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है दैट इज 38,000। तो ये आपको ओपनिंग बता रहे हैं, और ये आपको क्या बता रहे हैं? एंडिंग बता रहे हैं डेप्रिसिएशन का। फिर आगे कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर एन एसेट हैविंग अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 10,000, एक एसेट था जिसकी कॉस्ट 10,000 थी, वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 6,000, हमने 6,000 में बेच दिया। एंड गेन ऑन डिस्पोजल वॉज 3,000, और हमें गेन हुआ है उसके डिस्पोजल में कितना? 3,000। ठीक है जी। और फिर आगे क्या कह रहे हैं आपसे? आगे वो कह रहे होंगे कि इस साल का डेप्रिसिएशन बताओ। What is the charge for depreciation for the year to be adjusted in the statement of cash flow? कह रहे हैं कि भाई बताओ कि डेप्रिसिएशन कितना लेकर जाओगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं इस साल का। अब जरा सुनो इसको किस तरीके से सॉल्व करें। हम डेप्रिसिएशन का लेजर बना लेते हैं। डेप्रिसिएशन का लेजर आई थिंक मैंने पहले बनाया भी नहीं। तो डेप्रिसिएशन का मैं लेजर बना रहा हूँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसका ओपनिंग हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, ओपनिंग हमारे पास है 25,000 से, और इसका एंडिंग जो है वो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। कितने से? 38,000 से। ठीक है, फिर उसके बाद वो आपको कह रहे हैं कि आपने एसेट को डिस्पोज ऑफ किया। जब आप एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हो उसका डेप्रिसिएशन भी क्या होता है? खत्म होता है। अब आपने एसेट को जो डिस्पोज ऑफ किया है, एसेट की जो कॉस्ट थी वो आपको बता रहे हैं कितनी है? 10,000। अगर हम इसमें से लेस करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो हमें उन्होंने नहीं दिया हो, तो हमारे पास आ जाती है कैरिंग वैल्यू। IS 16 के अंदर हमने पढ़ा हुआ है ये सारी चीजें, वो बच्चों वाली चीजें कि कॉस्ट में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो कैरिंग वैल्यू आती है। तो कैरिंग वैल्यू हमें नहीं पता। फिर हम इसमें से लेस करते हैं जितने का हमने सेल किया होता है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू, तो हमें लॉस या गेन का पता लगता है। अच्छा, मार्केट वैल्यू उसने आपको बताई है कि आपने एसेट को जो है वो सेल किया है 6,000 रुपए, और उसके एवज आपको 3,000 रुपए का क्या हुआ है? गेन हुआ है। एक चीज आप 6,000 में बेच रहे हो, और बेचते वक्त आपको 3,000 का गेन हो रहा है, तो उस चीज की वैल्यू कितनी होगी? 3,000 होगी। कैरिंग वैल्यू यानी कि कितनी है? 3,000। ये बात समझ में आई सबको कि कैरिंग वैल्यू मैंने कैसे निकाली? कि एक चीज जो है वो आप 6,000 की बेच रहे हो, और बेचते वक्त आपको 3,000 रुपए का गेन हो रहा है। यानी कि वो चीज थी ही कितने की? 3,000 की। आपने 6,000 में उसको बेच दिया, तो 3,000 का आपको क्या हो गया? गेन हो गया। ठीक है,
तो 3,000 का आपको क्या हो गया, गेन हो गया। तो कॉस्ट उसकी है कितनी, 10,000, कैरिंग वैल्यू उसकी है 3,000, तो भाई इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना होगा, बीच का डिफरेंस ले ले तो 7,000। और जब भी आप एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हो तो उसका डेप्रिसिएशन क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। तो 7,000 से हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे डिस्पोजल की वजह से। अब फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन निकालने के लिए इस लेजर को मैं क्या करूंगा, बैलेंस करूंगा। बैलेंस करने के लिए टोटल जो है करता हूं तो मेरी डेबिट साइड आ रही है 45,000 से। क्रेडिट साइड जो मेरी कम पड़ रही है, कितने से कम पड़ रही है, क्रेडिट साइड मेरी 20,000 से कम पड़ रही है। तो क्रेडिट साइड 20,000 से कम पड़ रही है, इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो हम अपनी इनकम से कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर शो करें। तो 20,000 जो है वो इसका आंसर होगा। ये वाला क्लियर हो गया आपको। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मैंने फॉर द ईयर किस तरीके से निकाला, सबको बात समझ में आ गई। 20,000 डेप्रिसिएशन होगा। सबको क्लियर हो गया, अगर हो गया तो बता दो, फिर मैं आगे चलूँ। थर्टी एट और सेवन आपके पास कितने हो गए, 45 मिनट। क्लियर है बेटा, आगे चलूँ। सर ये सिर्फ एक दफा दोबारा रिपीट कर दो, इसकी जो आपने बनाया है, इसकी कैलकुलेशन। हमारी लाइट चली गई थी तो वो मुझे नेट दोबारा कनेक्ट करने में थोड़ी मुश्किल हुई है। जी बेटा, आप पूछिए तो क्या पूछ रही थी आप। जी बेटा, क्या पूछ रही थी आप। सर ये जो आपने लेजर बनाया, इसकी सिर्फ एक दफा कैलकुलेशन मुझे दोबारा रिपीट कर दे। लाइट चली गई थी तो नेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था, तो कनेक्ट करते करते सब कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई। तो प्लीज एक अगेन रिपीट कर दें इसे। रिपीट कर देता हूँ। देखो बेटा, आपने सबसे पहले क्या लिखना है, उसने आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था। ओपनिंग बैलेंस मैंने यहाँ पर लिख दिया 25,000, या मैं इसने ओपनिंग बैलेंस दिया। एंडिंग बैलेंस भी इसने हमें दिया हुआ था 38,000 का। और फिर जो है डिस्पोजल का मैंने डेप्रिसिएशन निकाला 7,000, और डिस्पोजल का डेप्रिसिएशन जो है वो 7,000 से डेबिट कर दिया। देखो दोबारा मैं बता देता हूँ, लेजर ही बना के दोबारा बता। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओपनिंग इसने आपको दिया हुआ था 25,000,
एंडिंग इसने आपको दिया हुआ है 38,000 से। और फिर आपको कह रहे हैं कि आपका एक एसेट है जिसकी कॉस्ट है 10,000 और आपने उसको 6,000 का बेचा और जिसमें आपको 3,000 का क्या हो गया, गेन हो गया। एक एसेट जिसकी कॉस्ट है 10,000, लेस करते हैं आप इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो आपके पास कैरिंग वैल्यू आती है। और फिर आप उसमें से लेस करते हो मार्केट वैल्यू, जितने का आपने उसको बेचा है। जैसे कि मार्केट वैल्यू आपको बता रहे हैं कि 6,000 का आपने इसको सेल किया, तो मार्केट वैल्यू जब आप लेस करते हो तो आपके पास लॉस या गेन आ जाता है। गेन उसने आपको बताया 3,000 का। एक एसेट आप 6,000 का मार्केट में सेल कर रहे हो और आपको 3,000 का गेन हो रहा है, तो एक्चुअल में उसकी वैल्यू कितनी होगी, 3,000 होगी। क्योंकि वो 3,000 की चीज मार्केट में 6,000 की बिक रही है, तभी तो 3,000 का आपको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। कैरिंग वैल्यू आ गई मेरे पास 3,000। अब कैरिंग वैल्यू आती है कॉस्ट में से आपने डेप्रिसिएशन क्या किया होगा, माइनस। कितना माइनस किया होगा कि 3,000 आ जाए, सर 7,000 हमने अगर माइनस किया होगा तो 3,000 आएगा। तो ये 7,000 जो डेप्रिसिएशन है ये डिस्पोजल का है, जो एसिड आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हो। अब ये 7,000 एसिड की अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि जब भी आप एसिड को सेल करते हो तो उसका डेप्रिसिएशन जो होता है वो डेबिट हो जाता है। ठीक है, तो डेबिट साइड पे देखो एंट्री क्या बनती है डिस्पोजल की, एंट्री भी बता देता हूँ। डिस्पोजल की एंट्री अगर आपको याद हो, आइए 16 के अंदर मैंने करवाई थी कि आप क्या करते हो, कैश को डेबिट करते हो मार्केट वैल्यू से। मार्केट वैल्यू आपकी है 6,000। फिर आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट कर देते हो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका कितना है, 7,000। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस को डेबिट करते हो, और अगर गेन हो रहा है तो गेन को क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। और गेन आपका है कितना, 3,000 का। और उस एसेट को भी आप क्या कर देते हो, क्रेडिट कर देते हो, और एसेट की कॉस्ट कितनी थी, 10,000। ये एंट्री बनती है। तो देखो, जो डिस्पोजल की एंट्री होती है उसमें आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेबिट होता है। तो मैंने इस वजह से यहां पर क्या किया है, डेबिट किया है 7,000। अब अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो ये हो जाएगा, डेबिट साइड हमारी आएगी 45,000 से। तो क्रेडिट साइड जो हमारी कम पड़ रही है वो कितने से कम पड़ रही है, वो 20,000 से कम पड़ रही है। तो ये हमारा क्या होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, इस साल का, जिसको हम अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर शो करेंगे और नॉन कैश एक्सपेंसेस में जाकर के इसको ऐड करेंगे। क्लियर है? आगे चलो बेटा। तो इसका जो आंसर आएगा वो 20,000 आएगा, कि इस साल का एक्सपेंस कितना है, 20,000। साथ साथ स्क्रीन शॉट लेते रहना बेटा, ये क्योंकि मैं इसी के ऊपर जूम पे भी काम कर रहा हूँ। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो 20,000 इसका राइट आंसर है, आंसर इज सी। अब आ जाओ 5 पे। 5 में आपको बता रहे हैं, अ कंपनी हैज प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एट 31 मार्च 2019। रिटेन अर्निंग का आपको ओपनिंग भी दिया जा रहा है और रिटेन अर्निंग का आपको एंडिंग भी दिया जा रहा है। ओपनिंग आपका कितना है, ओपनिंग आपको बता रहे हैं कि 38,000 है और एंडिंग जो है वो आपका 50,000। डिविडेंड आपने पे किया 55,000 से। कुछ रिजर्व में आपने देकर गए वो 12,000 से। और टैक्स आपने चार्ज किया 4,000।
व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स? प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होगा जो हम अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर शो करें? अच्छा, इसके बारे में मैंने आप लोगों को कल लेजर बनवाया था रिटेन अर्निंग का, अगर याद हो। अपनी फर्स्ट क्लास में रिटेन अर्निंग का लेजर बनवाया। रिटेन अर्निंग का ओपनिंग आ जाता है क्रेडिट साइड पे। ओपनिंग है आपके पास 38,000, एंडिंग आ जाता है डेबिट साइड पे, कितने से है? 50,000। फिर उसके बाद आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया, डिविडेंड का इम्पैक्ट जो है वो डेबिट साइड पे आता है रिटेन अर्निंग 5,000 से। और जो रिजर्व आप क्रिएट करते हो उसका भी इम्पैक्ट कहाँ आता है? डेबिट साइड पे आता है। रिटेन अर्निंग के अंदर, लेजर के अंदर दो चीजों का इम्पैक्ट डेबिट साइड का, डिविडेंड का और रिजर्व का। भले वो डिविडेंड आपका कैश डिविडेंड हो या आप बोनस शेयर्स इशू कर रहे हो, डिविडेंड का इम्पैक्ट कहाँ आता है? डेबिट साइड पे, क्योंकि आप जो अपने शेयर होल्डर को दे रहे होते हो वो रिटेन अर्निंग से निकाल कर दे रहे हो, तो रिटेन अर्निंग आपकी कहाँ जाती है? डेबिट साइड पर। तो इन दोनों चीजों की वजह से रिटेन अर्निंग का आपका इम्पैक्ट कहाँ आएगा? डेबिट साइड पे आएगा। तो क्रेडिट साइड कितने से कम पड़ रही है? अब आप इसको बैलेंस करोगे, टोटल करोगे 12,000, 5,000 और 50,000। आपकी क्रेडिट साइड, डेबिट साइड होगी 67,000 से। डेबिट साइड जो आपकी कम पड़ेगी, अगर 38 और 67 का डिफरेंस लो तो 29,000। ये आपका होगा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट आ चुका है आपके पास कितना? 29,000। जितने से आपकी क्रेडिट साइड कम पड़ती है वो आपका क्या होता है? प्रॉफिट। अब आप इसमें वापस ऐड करोगे टैक्स को, 4,000। तो आपके पास जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 33,000 से। ये होगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसको आप अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर शो करते हो। तो 33,000 इज द राइट आंसर, बी। क्लियर हो गया बेटा सबको? गुड हो गया। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसमें ना एमसीक्यूज नंबर 20 तक ना ऐसी एमसीक्यूज है जो थोड़ी सी मुश्किल है, मतलब इस तरह की कैलकुलेशन। बाकी आगे की 19 एमसीक्यूज जो सीए की बुक के अंदर है वो बहुत ही आसान, निहायत आसान एमसीक्यूज है। तो 20 तक तो हमारा पूरा फोकस रहेगा कि हम इसको कंप्लीट करें, क्योंकि वो मुश्किल मुश्किल एमसीक्यू। एमसीक्यूज नंबर 6 कह रहे हैं अ कंपनी हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डाटा। रिसीवेबल का आपको ओपनिंग बता रहे हैं, रिसीवेबल का आपको एंडिंग बता रहे हैं, क्रेडिट सेल्स बता रहे हैं 75,000 से, और डिस्काउंट आपने अलाउ किया है कस्टमर को 3,000। वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द अमाउंट टू बी शोन एज कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। बताओ कि कितना कैश रिसीव होगा आपको अपने कस्टमर से। देखो, रिसीवेबल का लेजर बना लो, उससे पता लग जाएगा। रिसीवेबल का ओपनिंग एसिड है, डेबिट साइड पे आएगा 12,000 से। एंडिंग आ जाएगा क्रेडिट साइड पे कितने से? 25,000 से। अच्छा, अब आपने सेल की है ड्यूरिंग द ईयर 75,000। सेल की आप एंट्री क्या बनाते हो? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, और सेल्स आपकी क्या हो जाती है? क्रेडिट।
तो 75,000 से आपका रिसीवेबल दोबारा से क्या हुआ होगा, डेबिट हुआ होगा सेल्स की वजह से। फिर आपने अपने कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ किया, तो डिस्काउंट की एंट्री क्या बनती है, सेल्स डिस्काउंट डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। इसका मतलब 3,000 से आपका रिसीवेबल क्रेडिट हुआ होगा डिस्काउंट की वजह से। अब इसको बैलेंस करो, जितने से आपकी क्रेडिट साइड कम पड़ेगी वो आपकी क्या होगी, कैश कलेक्शन। तो कितने से आपकी क्रेडिट साइड कम पड़ेगी, आई थिंक 59,000 से। 75 और 12 ऐड करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 87,000। 87,000 में से 25,000 3,000 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 59,000। तो 59,000 इज द राइट आंसर, यानी कि सी जो है वो आपके पास राइट आंसर। कैश कलेक्शन, आपने इस साल की जो कैश कलेक्शन की है वो कितनी की है, 59। ठीक है जी, एमसीक्यूज नंबर 6 क्लियर हो गया, आगे चले। वही ये वाली फाइल हमारे पास ग्रुप के अंदर है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप उसकी फाइल पे जाओगे ना तो आपको मिल जाएगी। सीए की बुक्स है, 3 बुक्स हैं जो कि मैंने शेयर की है। कुछ टॉपिक्स हमारे बुक 1 में, कुछ 2 में, कुछ 3 में। अच्छा, एक पूछ रहा था कि सर जनरल रिजर्व को जो है वो एक्सप्लेन कर दें। जनरल रिजर्व क्या होता है, जनरल रिजर्व बेसिकली आप अपने रिजर्व के लिए आपको लग रहा होता है कि फ्यूचर में आपने कोई ना कोई काम करना है, तो उसके लिए रिजर्व जो है वो आप क्रिएट करते हो, और वो रिजर्व आप कहाँ से निकालते हो, रिटेन अर्निंग। जैसे रिटेन अर्निंग से डिविडेंड निकलता है ना, तो आप एंट्री बनाते हो, रिटेन अर्निंग को डेबिट करते हो, डिविडेंड को क्या करते हो, क्रेडिट। सेम इसी तरह रिजर्व भी आपका इक्विटी का पार्ट होता है, और रिजर्व में जो आप पैसा डालते हो वो रिटेन अर्निंग से निकाल के डालते हो, उसकी भी जो एंट्री बनाते हो रिटेन अर्निंग को डेबिट करके उस रिजर्व को आप क्या कर देते हो, क्रेडिट। जनरल रिजर्व होता है नॉर्मली फ्यूचर में आपको कोई भी एक्सपेंस करना है तो पहले से ही आप एक रिजर्व बना के रखते हो, और फिर आप उस एक्सपेंस को आप उस रिजर्व से निकाल कर पेमेंट कर रहे होते हैं। जैसे आपने कोई एक्सपेंस किया या कोई एसेट खरीदना है, लेट्स सपोज आपने उसके लिए एक रिजर्व बना लिया, रिटेन अर्निंग को डेबिट किया, रिजर्व को क्रेडिट कर दिया। जैसे ही आपके पास रिजर्व में पैसे इकट्ठे हो गए तो आपने क्या किया कि एसेट को डेबिट किया और रिजर्व को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, यानी कि आपने एसेट खरीद लिया। अब आ जाओ नेक्स्ट एमसीक्यूज, एमसीक्यूज नंबर 7। अच्छा, अच्छा इसके अंदर जो नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 7 हमने करनी थी। एमसीक्यू नंबर 7 में आप आपसे कह रहे हैं कि विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज इनफ्लो इन अ कंपनीज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। मतलब कि कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिससे आपका कैश का इनफ्लो होगा, यानी कि कैश आपके पास आएगा। दो ट्रांजेक्शन्स बताएं। बोनस शेयर इशू, सर बोनस शेयर इशू कुछ भी नहीं होता। डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली बात है कैश कलेक्शन होगी हमारे पास। एक तो बी हो गया। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इंक्रीज होगी तो इसका मतलब हमने परचेज किए, कैश का आउटफ्लो होगा। इंक्रीज इन अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये दो ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जिससे हमारा इनफ्लो होगा, तो 7 का बी एंड डी आ जाएगा। 7 का बी एंड डी आ जाएगा। अब 7 के बाद आ जाओ, नेक्स्ट है आपके पास 8। 8 में आपको क्या बता रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल अपेयर इन दी कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सेक्शन। अच्छा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कौन कौन से आइटम्स आते हैं।
देखो कैश पेड टू एक्वायर नॉन करंट एसेट, नहीं भाई ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट होता है। डिविडेंड पेड, बोनस शेयर्स को जाता ही नहीं है। डेप्रिसिएशन हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाता है। तो डिविडेंड पेड जो है वो बी जो है वो आपके पास जो है वो राइट आंसर होगा। और इसको आप अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शो करते हो, यानी कि 8 का बी पार्ट हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ 9 पे आपसे क्या कह रहे हैं। 9 पे आपसे कह रहे हैं कि फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल फॉर द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको बता रहे हैं 30,000। इंक्रीज इन करंट, इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल आपका इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री आपकी इंक्रीज हुई है। इंक्रीज इन अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हुई है, इंटरेस्ट आपने पे किया है। What is the net cash generated from cash flow from operating activities? ठीक है जी। तो सर नेट प्रॉफिट हमारा है 30,000। सर अगर अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज होगा करंट एसेट, तो उसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। फाइव थाउजेंड से लेस हो जाएगा। सर इन्वेंट्री एसेट है, इंक्रीज हो रही है, तो ये भी क्या होगी, लेस होगी। 3,000 से। अच्छा सर फिर उसके बाद इंक्रीज इन अकाउंट पेबल लायबिलिटी इंक्रीज होगी, तो वो क्या होगी, ऐड होगी। 2,000 से। अच्छा सर फिर इंटरेस्ट पे हो रहा है, तो इंटरेस्ट पेड को भी हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। 500 से। सर जो हमारा नेट कैश फ्लो आएगा वो 23,500 का है। तो ए इज द राइट आंसर। ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं 10 पे। बहुत ही आसान एमसीक्यूज है कैश फ्लो स्टेटमेंट के, मुश्किल नहीं है। अब 10 पे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या एडवांटेज है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, जब कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक एडवांटेज ये है, देखो इट डिटरमाइंस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, कैश का इनफ्लो आउटफ्लो बता रहा है। तो ये कोई एडवांटेज नहीं हुआ। इट हेल्प्स यूजर टू एस्टिमेट द फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ये आपको यूजर को एस्टिमेट करने में हेल्प करता है कि आपका फ्यूचर का कैश का फ्लो क्या होगा। तो बी इज द राइट आंसर। इट डिटरमाइन द रेशियो ऑफ बिजनेस डेब्ट एंड इक्विटी रेशियो, गलत है। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द नेट एसेट ऑफ द बिजनेस, गलत है। तो बी इज द राइट आंसर। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें इसमें हेल्प करता है। 11 पे आ जाओ, 11 पे क्या बता रहे हैं। A company has made the following investment during the year। कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए कंपनी ने, जैसे कि 6 मंथ्स की इन्वेस्टमेंट किए, रेंट पे कर दिए इन्होंने 30,000 से एडवांस में। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की, हाईली लिक्विडेटेड 25,000 से। डिबेंचर्स परचेज कर लिए, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है कंपनी की। नॉन करंट एसेट्स परचेज किए 45,000 से, ये भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। कह रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट टू बी शोन इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या लेके जाओ। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दो चीजें जाएंगी आपकी, देखो एक तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, ऊपर की दोनों। एक 6 महीने की इन्वेस्टमेंट है, आपने रेंट पे किया है 6 महीने का प्रीपेड रेंट है, वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है,
वो भी हाईली लिक्विडेटेड है, कैश इक्विवेलेंट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, इसमें नहीं आए। डिबेंचर जो आपने परचेज किए हैं या आपने नॉन करेंट एसेट परचेज किए हैं, ये तो आपकी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएंगी। 40,000, 45,000 और 50,000 दोनों को ऐड करोगे 95,000 आ जाएगा। इट मीन्स के सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सी को आप लेके जाओ। नेक्स्ट आपके पास क्या 11 के बाद 12 आ रहा है। 12 में कह रहे हैं, अ कंपनी हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डाटा एट द एंड ऑफ द ईयर 2017। शेयर कैपिटल आपको बताया जा रहा है 1 लाख, शेयर प्रीमियम बताया जा रहा है 3,000। द कंपनी हैज मेड राइट इशू ऑफ 1 for 5 शेयर। ठीक है, 5 शेयर के बदले में 1 शेयर इशू कर रही है ड्यूरिंग द ईयर 2018 में एट ₹1.2 पर शेयर। 1 शेयर कितने का इशू कर रही है? 1.2 का। व्हाट इज द अमाउंट टू बी शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो आपके पास जो शेयर्स हैं वो हैं कितने टोटल? 1 लाख के शेयर्स हैं और 1 शेयर कितने का? 1 रुपए का, यानी कि 1 लाख ही नंबर ऑफ शेयर्स हुए। 5 शेयर्स के बदले में 1 शेयर इशू किया जा रहा है, तो डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1। 5 शेयर्स के बदले में डिवाइड बाय 5 किया, मल्टीप्लाई बाय 1 किया। इसका मतलब कंपनी नए जो शेयर्स इशू कर रही है वो 20,000 शेयर्स इशू कर रही है, और 1 शेयर वो इशू कर रही है 1.2 का। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 से, तो भाई हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 24,000। और शेयर्स इशू कर रही है तो ये हमारा क्या होगा? इनफ्लो होगा 24,000। 1 लाख के शेयर थे, शेयर कैपिटल 1 लाख था, और 1 शेयर भी कितने का था? 1 रुपए का था, ताकि यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स भी कितने हो गए? 1 लाख हो गए। डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इसलिए किया कि 5 शेयर्स के बदले में 1 शेयर इशू किया जा रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए? 20,000। और 1 शेयर कितने का इशू किया जा रहा है? 1.2 का, तो मल्टीप्लाई किया 1.2 से, 24,000 का इनफ्लो आ गया हमारे पास। इट मींस बी इज द राइट आंसर। अब 13 पे आ जाओ। 13 एमसीक्यूज कौन सी हैं? 13 और 14 आसान आसान एमसीक्यूज है, कोई इसमें मुश्किल नहीं। हाउ शुड गेन ऑन सेल ऑफ यूज्ड इक्विपमेंट बी रिपोर्टेड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजिंग इनडायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट मेथड पढ़ा हुआ है, एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया था मैंने। कह रहा है कि गेन को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे रिपोर्ट करें। देखो मैंने लॉस का बताया था, नॉन कैश आइटम में जाकर के क्या होता है? ऐड होता है। तो गेन नॉन कैश आइटम में जाकर के क्या होता है? लेस होता है। तो इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाता है एज डिडक्शन फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिल्कुल सही। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, उसमें हम क्या कर देते हैं? इसको लेस कर देते हैं गेन को। तो ए इज द राइट आंसर। गेन को अगर लॉस होता तो वो क्या होता है? ऐड हो जाता है। अच्छा अभिजीत 14 पे आ जाओ। 14 पे आपको क्या कह रहे हैं? Which two of the following are added as non-cash adjustment to the profit before tax in cash flow statement? कह रहा है कि कौन कौन सी दो ऐसी चीजें हैं जिसको हम कंसीडर करते हैं कि ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है और जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ऐड करवाते हैं। तो सर एक तो हमारे पास आ गया लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, कि हमें अगर एसेट पे लॉस होता है तो हम उसको क्या करवा देते हैं? ऐड करवा देते हैं। और दूसरा इंटरेस्ट इनकम, सॉरी इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। टैक्स जो है वो ऑलरेडी ऐड हुआ होता है। इंटरेस्ट इनकम अगर हो तो वो लेस होती है, ऐड नहीं है। इनकम है, जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेस है वो ऐड होते हैं। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया और लॉस ऑन सेल ऑफ
नॉन करंट एसेट होते हैं। इन दोनों को हम क्या करवा देते हैं, ऐड करवा देते हैं। अब आगे आ जाओ, 14 के बाद आ रहा है हमारे पास 15। 15 में आपको कह रहे हैं कि where in a company are financial statements employing complying with international accounting standards, should you find the proceed of non-current assets sold during the period। वो कह रहा है कि स्टैंडर्ड आपको, जो आप स्टैंडर्ड की कंप्लाइंसेस कर रहे होते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तो नॉन करंट एसेट को जब आप सेल करते हो तो वो कौन सी स्टेटमेंट के अंदर शो कर, इनकम स्टेटमेंट के अंदर नहीं शो होता, एसेट को आपने सेल किया नहीं शो होता, बैलेंस शीट के अंदर भी शो नहीं होता। बैलेंस शीट के अंदर एंडिंग बैलेंस जो आपके एसेट का होता है उसको शो कर रहे होते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसी है जिसमें आप अपने नॉन करंट एसेट को सेल कर रहे होते हो, तो आप उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जाकर शो करते हो। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाएगी यहाँ पे। सी इज द राइट आंसर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश। प्रॉफिट और लॉस में उसका लॉस और गेन आप शो करते हो, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप उसको लॉस और गेन भी शो हो रहा होता है, और साथ साथ जो है वो उसका सेल भी जो है वो अमाउंट उसका भी शो हो रहा है। अब आ जाओ भाई 16 पे। शुरू के 20 एमसीक्यूज जो है ना वो थोड़े से इस तरह के हैं, लॉजिकल है, बाकी तो बहुत ही आसान है, बहुत हल्का एमसीक्यू। सीए की बुक के तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने आसान एमसीक्यूज होंगे, लेकिन आसान एमसीक्यू, शायद मुझे आसान लग रहे हो, है आसान। जाहिर एंड कंपनी रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ 40% फॉर द ईयर। प्रॉफिट बता रहे हैं कि इस साल का हुआ है 40,000 आफ्टर चार्जिंग द फॉलोइंग डेप्रिसिएशन 4,000, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 3,000। ड्यूरिंग द ईयर देयर वाज अ डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल 1,000। What was the net cash generated from operation based on the above data? देखो भाई, सिंपल प्रॉफिट हुआ है सर 40,000 का, ऐड कर ले सर डेप्रिसिएशन को 4,000 से, फिर ऐड कर ले सर लॉस को 3,000 से, और सर जो हमारा रिसीवेबल हुआ है वो डिक्रीज हुआ है, तो ये भी ऐड हो जाएगा 1,000 से, तो सारे ही ऐड होंगे। 40 में 49,000 आ जाएगा, नहीं 48,000, सॉरी 48,000। तो 48,000 इज द राइट आंसर। साथ भाई जो भी है ये आंसर बता रहे हैं फौरन फौरन से। अब आ जाओ एमसीक्यू नंबर 16 के बाद आ जाओ एमसीक्यू नंबर 17। जी भाई, एमसीक्यू नंबर 17 के अंदर क्या बताया जा रहा है। Asmat Limited made a profit for the year 3,20,500 after accounting for depreciation 32,500। गुड हो गया, दो क्लासेस भी हैं आप। अच्छा, तो प्रॉफिट हुआ है 3,20,500, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 32,500, परचेज किया मशीनरी 1,25,000 से, इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल 45,000, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 28। इस तरह की एमसीक्यूज आ सकती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। इंक्रीज इन अकाउंट पेबल 12,600। व्हाट इज द नेट इंक्रीज इन कैश एंड बैंक बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर। नेट इंक्रीज कितना है सर, वो कर लेते हैं। प्रॉफिट कितना है 3,20,500, ऐड कर ले सर डेप्रिसिएशन को 32,500। फिर सर जो हमारा रिसीवेबल है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अभी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं ना, तो रिसीवेबल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो लेस करेंगे, इंक्रीज इन रिसीवेबल
45,000 से। एसेट इंक्रीज होगा तो लेस होगा। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, ये भी लेस होगी। आंसर आ गया है 167,600। ठीक है, वेरीफाई करते हैं अभी क्या लेस करें सर। इंक्रीज इन इन्वेंट्री 28,000 से। अच्छा सर, इंक्रीज इन अकाउंट पेबल ऐड हो जाएगा, लायबिलिटी है। 12,600। अच्छा, ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गई सर। ऊपर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का 1,25,000 है। एसेट आपने परचेज किया है, वो भी लेस होगा। परचेज ऑफ मशीनरी, टोटल कर लेंगे सर, ये आ जाएगा 167,600। गुड हो गया जी, 7 गुड हो गया। सही आंसर बता। आंसर बी इज द राइट आंसर। फैसल भाई ने भी सही बताया। एक फैसल भाई हमारे साथ बैठे हुए और एक फैसल भाई हमारे साथ ऑनलाइन क्लास ले। ठीक है, इंक्रीज इन रिसीवेबल था, लेस किया। इंक्रीज इन इन्वेंटरी थी, लेस की। इंक्रीज इन अकाउंट पेबल लायबिलिटी है, ऐड कर दिया। परचेज ऑफ एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, इसको भी लेस करेंगे। डेप्रिसिएशन को ऐड किया, टोटल आ गया 167,600। आगे चले हम 17 के बाद। 18 पे आ जाओ। A company has provided the following information। 4% लोन है, यानी कि इंटरेस्ट का रेट दे रहा है आपको। 1 मिलियन का आपका लोन है। इंटरेस्ट पेबल ओपनिंग 10,000, एंडिंग 20,000। इंटरेस्ट का लेजर मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट टू बी रिपोर्टेड एज इंटरेस्ट पेड, कितना इंटरेस्ट पे करोगे आप। सर लेजर बना लेते हैं, लेजर में हम लोग माहिर हैं। इंटरेस्ट पेबल, पहले सर ओपनिंग लिखें। ओपनिंग सर इंटरेस्ट पेबल का है 10,000। फिर सर एंडिंग लिख दें। एंडिंग है इंटरेस्ट पेबल का 20,000। अच्छा, इस साल का सर हमारा इंटरेस्ट कितना होगा। इस साल का सर हमारा इंटरेस्ट होगा 4%, 1 मिलियन पे लगाएंगे। तो 1 मिलियन पे जब हम 4% लगाएंगे तो सर 40,000 आ जाएगा। तो 40,000 को आप कहाँ शो करो, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि इंटरेस्ट की एंट्री क्या बनती है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। तो पेएबल हमारा 40,000 से क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो एडजस्ट करें सर, डेबिट साइड हमारी कम पड़ रही है, उतने से हमने कैश पे किया होगा इंटरेस्ट का। कितने से सर, 30,000। ये ए पार्ट आ जाएगा 30,000। गुड हो गया। आप लोग दे रहे हो ना अप्रैल की अटैम्प्ट या नहीं दे रहे हो। ये मेहनत हम लोग किस लिए कर रहे हैं, अप्रैल की अटैम्प्ट के लिए कर रहे हैं। जो हमारे साथ बच्चा बैठा हुआ वो तो दे रहा है अप्रैल का, माशाल्लाह। आप लोग दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। कौन कौन दे रहा है अटेम्प्ट, अप्रैल के अटेम्प्ट कौन कौन दे रहा है। गुड हो गया। 7 अंसारी दे रहे हैं, बाकी सारे रिकॉर्डेड वाले।
अहमद भाई भी दे रहे हैं तो देना यार अप्रैल में। रिकॉर्डेड देखते हैं, बाद में देखते हैं रिकॉर्ड, बाद में लेक्चर निकालेंगे सर, जो कल पढ़ाया था वो लेक्चर शेयर करें रिकॉर्डेड वाले। टाइम नहीं मिल रहा। यार मेरी क्लास इनफ नहीं होगी, आपकी प्रैक्टिस इनफ हो, ठीक है। कोशिश तो मैं कर रहा हूँ यार, जितना मैं इंपॉर्टेंट पढ़ा सकता हूँ वो मैं पढ़ाऊँ। और आपके सामने जितने जितने टॉपिक हमने पढ़े हैं अब तक, वो सारे के सारे हमने कंप्लीट टॉपिक्स पढ़े, वो तो मेरे ख्याल में इनफ है। कुछ ऐसी भी चीजें जो मैं भी रह जाए, छोटे छोटे आईएएस रह जाए, वो आप लोग अपनी तरफ से खुद से कवर करो, क्योंकि हमने 20-25 दिन लगाए हैं इसमें अब तक। 25 डेज का हमारा ये सेशन था। एटलीस्ट 2 महीने मिलने चाहिए एफएसीआर पढ़ाने के लिए। जो छोटे छोटे आईएएस होंगे उनको खुद से कवर करो। मेरी क्लासेस जो है वो काफी नहीं है, आपका पढ़ना काफी है। जो पढ़ लिया उसको 1-2 दफा प्रैक्टिस कर लो। अच्छा भाई, अब एमसीक्यूज नंबर 9 पे आ जाओ। एमसीक्यूज नंबर 19 में आपको कह रहे हैं कि फुरकान लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट का ओपनिंग दे रहे हैं, एंडिंग दे रहे हैं, 350, 450। ड्यूरिंग द ईयर एन एसेट कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख and having a net book value of rupees 40,000 was sold at a profit of 30,000। कह रहे हैं कि एसेट जो है वो उसकी कॉस्ट थी 1 लाख, बुक वैल्यू थी उसकी 40,000 और बेच दिया हमने 30,000। इसका मतलब हमें लॉस हुआ है। कैरिंग वैल्यू 40,000 है और 30,000 में बेच रहे हैं, 10,000 का हम लॉस कर रहे हैं। What is the net to be shown in as outflow in the cash flow investing activity? अच्छा जी, देखो इसमें आप क्या करो, फिक्स एसेट का जो है वो लेजर बना। प्रॉफिट नहीं बता रहे 30,000, अच्छा सॉरी प्रॉफिट बता रहे हैं, हाँ। सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30,000, 30,000 के प्रॉफिट में बेचा। तो इट मीन्स के 40,000 की चीज 30,000 के प्रॉफिट में बेच रहे हो, 70,000 का बेच रहे हो, मार्केट वैल्यू 70,000। ठीक है जी, हम एसेट का लेजर बनाते हैं। एसेट हमारे पास कौन सा है, ये नॉन करेंट एसेट। ओपनिंग लिखेंगे डेबिट साइड पे 3,50,000। एंडिंग लिखेंगे क्रेडिट साइड पे 4,50,000। एसेट को सर हमने बीच में सेल किया, उसकी कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख। एसेट क्रेडिट हुआ होगा 1 लाख से, ये हमने इसका डिस्पोजल दिखा। अब सर अगर इसको हम बैलेंस करते हैं, सर हमारी डेबिट साइड कम पड़ रही है, क्रेडिट साइड हमारी आ रही है 5,50,000। सर हमारी डेबिट साइड कम पड़ रही है 3,50,000 और 5,50,000, यानी कि 2 लाख का डिफरेंस आ रहा है। तो इससे हमने क्या किया होगा, परचेज किया होगा। तो यानी आउटफ्लो जो हुआ है सर, वो हुआ है 2 लाख से। ठीक है, जिस जो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, जो परचेज कर रहे हैं एसेट को, 2 लाख से आउटफ्लो हो गया। अच्छा, इनफ्लो कितना हुआ है, मार्केट वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे कि कितने का आपने एसेट सेल किया है। सर 40,000 वाला एसेट 30,000 के प्रॉफिट में बेच रहे हैं, इट मीन्स कि हमारी मार्केट वैल्यू कितनी है सर, मार्केट वैल्यू हमारी 70,000। इट मीन्स 70,000 का क्या हुआ है, इनफ्लो हुआ है, कैश आया है हमारे पास। 2 लाख का कैश गया, 70,000 का कैश आया, तो टोटल जो नेट आउटफ्लो हुआ है वो हुआ है 1,30,000 का। ये हमारा नेट आउटफ्लो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है। नेट आउटफ्लो कितना है, 1,30,000।
नहीं, गेन का कुछ नहीं करना। देखो वो आपसे पूछ रहे हैं, अगर आप रिक्वायर्ड पूछो ना, व्हाट इज द नेट टू बी शोन आउटफ्लो इन द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जो गेन और लॉस होता है ना, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाता है। उसने सिर्फ आपसे नेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में तो बस सेल और परचेज आती है। हाँ, अगर वो टोटल पूछ रहा होता तो फिर हम गेन को भी लेस करवा देते। अब आ जाए 20 पे, एमसीक्यूज नंबर 20। देखो लास्ट 20 है तो उसके बाद कुछ नहीं है करने वाली, बाकी सारी आप खुद भी एक दफा देखोगे, 10 से 15 मिनट में बाकी सारी एमसीक्यूज हो जाएंगी। जो करवाने वाली थी वो ये थी। इसका ए आंसर राइट होगा ना, 1,30,000। अब आ जाओ 20 पे। 20 पे आपको कह रहे हैं कि द फॉलोइंग अमाउंट हैव बीन कैलकुलेटेड फॉर inclusion in the statement of cash flow of हाउस लिमिटेड। हाउस लिमिटेड है, इसका कैश फ्लो तो बता रहे हैं। नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 1,45,000। कैश का जो इनफ्लो हुआ है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से 1,45,000। नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 1,60,000। आउटफ्लो हुआ है यानी कि कैश गया आपके पास। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आया है आउटफ्लो, कैश गया 1,60,000। इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 24,000। तो आपके पास कैश में इंक्रीज आया वो 24,000। ये क्या होता है इंक्रीज? तो ये हमारा कैश फ्लो का जब एंड में आंसर आता है ना, जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का टोटल करते हैं, तो हमारे पास कैश का इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा हो, वो अमाउंट आपको बताया जा रहा है 24,000। कि जो इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो 24,000। इनकम टैक्स आपने पे किया है 65,000 से, इंटरेस्ट आपने पे किया है 12,000 से। हाउ मच कैश हैज बीन जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कैश आपने ऑपरेशन से कितना जनरेट। अब आओ जरा इस पे देखो किस तरीके से करें। सर सबसे पहले जो है वो हम लिखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सही, सबसे पहले इंक्रीज आ रहा है ना कैश का। अब हम उल्टा लेके चलेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। इंक्रीज आ रहा है कैश फ्लो का 24,000। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो है वो उसका इनफ्लो हुआ है 1,45,000 से। 1,45,000 से इनफ्लो हुआ है। तो सर इनफ्लो को तो हम ऐड करते हैं, हम उल्टा चल रहे हैं। उसने कैश फ्रॉम ऑपरेशन पूछा, ऊपर वाली चीज पूछी, अब नीचे से आप ऊपर जा रहे हैं। सबसे पहले आपने इंक्रीज लिखा कैश का, अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज लिख रहे हो। वैसे तो इनफ्लो हो रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इनफ्लो हो रहा है, तो सर हम इसको ऐड करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। तो अभी हमें ऊपर जाना है, हमें कहाँ जाना है, ऑपरेशन तक जाना है, तो ये लेस हो जाएगा। अच्छा, एक आउटफ्लो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का आउटफ्लो हुआ है। सर आउटफ्लो हुआ है तो लेस करते, लेकिन हम उल्टा चल रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1,60,000 से। जब हम ये कर लेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, उल्टा चल रहे हैं। पहले एक इंक्रीज इन कैश लिखा, फिर हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इनफ्लो हो रहा था, ऐड होता है तो हम लेस कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आउटफ्लो हो रहा था, लेस होता है, हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो अब हम कहाँ पहुंच गए, इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आंसर कितना आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, ये देख लेते हैं।
39,000। ठीक है, फिर उसके बाद जो है, अब आप टैक्स और इंटरेस्ट दोनों को क्या कर दो, लेस कर दो। टैक्स कितना पे किया और लेस कर दो, सॉरी ऐड कर दो, क्योंकि ये लेस होते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं। पेड कितना कितना है, 65 और 12,000, टोटल करोगे तो 1,16,000 आ रहा है। उस्ताद भाई ने हमें आंसर बिल्कुल सही बताया था, आंसर इज डी। रिवर्स है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया पूरा 39,000, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एक और पहला भी स्टेप होता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। वो कब आ रहा होता है, कैश फ्लो और फ्रॉम ऑपरेशन में आप इंटरेस्ट और टैक्स जितना आपने पे किया वो लेस करते हो, तो फिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आता है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया था 39,000, इंटरेस्ट और टैक्स को वापस ऐड बैक करवाया तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 1,16,000, जो उसने ऑपरेशन वाला पूछा। तो ये 20 एमसीक्यूज थी, इसकी बड़ी मजेदार एमसीक्यूज थी, ये वाली हमने सॉल्व की है। बाकी 39 एमसीक्यूज है इसमें, लेकिन बाकी जो है ना वो इतनी मुश्किल नहीं है, तो आप लोग इजीली खुद भी कर सकते हो। कुछ कुछ है वो मैं करवा देता हूँ जो कैलकुलेशन वाली है। जैसे कि हमारे पास आ रहा है, क्योंकि अभी टाइम बच रहा है ना, 5 मिनट है, तो एक आधी एमसीक्यूज और कर लेते हैं। 26 पे आ जाओ, ये थियोरटिकल है, खुद से कर लीजिएगा, आसान है, मुश्किल नहीं है। 26 पे आ जाओ, एमसीक्यूज नंबर 26। Amplify Limited has sales of 120 million during the year, सेल किए 1,20,000 की। एंट्री क्या बनी होगी, रिसीवेबल डेबिट, और सेल्स क्या हो जाएगी, क्रेडिट कितने से, 120 मिलियन से। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल इंक्रीज फ्रॉम 112 मिलियन टू 16 मिलियन। वो कह रहा है कि जो आपका रिसीवेबल का बैलेंस है ना, वो 12 मिलियन से 16 मिलियन पे गया है। यानी शुरू में था 12 मिलियन, आखिर में था 16 मिलियन। तो कितने से इंक्रीज हुआ है वो भी बता रहे हैं कि 4 मिलियन से इंक्रीज हुआ है। ओपनिंग बता रहे हैं कि 12 मिलियन है, शुरू में 12 मिलियन था, एंड में कितना हो गया, 16। तो इंक्रीज हुआ है, 12 से 16 पे गया, यानी कि 4 मिलियन का इंक्रीज आया। 12 मिलियन ओपनिंग बता रहे हैं, 16 मिलियन आपको एंडिंग बता रहे हैं, 4 मिलियन का इंक्रीज आया। व्हाट अमाउंट कैश वाज रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कितना कैश आपने कस्टमर से रिसीव किया होगा। लेजर बना लेते हैं रिसीवेबल। ओपनिंग रिसीवेबल है सर 12 मिलियन, एंडिंग रिसीवेबल है सर हमारा 16 मिलियन से। सर ड्यूरिंग द ईयर हमने सेल की है एक एक 20 मिलियन से, 120 मिलियन से। तो भाई कितना कैश कलेक्ट किया होगा आपने अपने कस्टमर से, एक 20 और 16 कितना हो गया, 136, 136। अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, एसिड का, एसिड का लेजर उल्टा बना दिया। काम सही कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा उल्टा कर दिया। तो रात के क्या बज रहे हैं, 1 बज रहा है, तो सीधा उल्टा तो हो रहा होगा चीजें। सर ओपनिंग डेबिट साइड पे लिखते हैं सर, ठीक है जी। सर एंडिंग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे लिखते हैं सर, एसिड है। अच्छा सर हमने सेल की है 120 से, बैलेंस करेंगे 132, 132, 16 माइनस कर दो, कैश कलेक्शन आ जाएगी 116 से। तो बी इज द राइट आंसर।
116। ठीक है जी, तो ये हमने भाई क्या किया, आज एमसीक्यूज कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह, काफी सारे एमसीक्यूज कर लिए। तो अब आपको क्या करना है कि भाई जितने एमसीक्यूज रह गए वो खुद से ट्राई करना, सारे हो जाएंगे मेरे ख्याल में, हो जाएंगे सारे एमसीक्यूज, कोई इतने मुश्किल नहीं। और कि कोई कहीं पे अटक रहे हो तो मुझसे पूछ लेना मैसेज करके, मैं आप लोगों को बता दूंगा। और ज्यादा अटक रहे हो, नीचे एमसीक्यूज के सोल्यूशन भी है, वहां से भी देख सकते हो। तो आज के लिए इतना काफी, किसी को कोई सवाल तो नहीं है आज के लिए? अब कल हम एक क्वेश्चन करेंगे कैश फ्लो का, टाइम बचा तो दो क्वेश्चन कर लेंगे। दो क्वेश्चन आपको मैंने करवाने, जिसमें सारे कैश फ्लो की चीजें आ जाती हैं। तो बस दो क्वेश्चन हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के करने हैं, उसके बाद ही हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना काफी है भाई, अपना ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।